पार्टनर, किताबें और यात्रा। जब मिस्टर क्लोमन ने हमसे अपना संबंध खत्म कर लिया, तो विलियम बोर्नट्रेगर को मिलों का चार्ज देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। मुझे हमेशा विलियम के करियर की ओर इशारा करते हुए खास खुशी हुई है। वह सीधे जर्मनी से आया था, एक जवान आदमी जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, लेकिन मिस्टर क्लोमन से दूर का रिश्ता होने के कारण उसे मिलों में काम पर रखा गया। पहले एक छोटी सी पोस्ट पर। उसने जल्दी ही अंग्रेजी सीख ली और $6 प्रति सप्ताह पर शिपिंग क्लर्क बन गया। उसे मैकेनिकल जानकारी बिल्कुल नहीं थी, फिर भी अपने मालिक के हितों के लिए उसका जोश और मेहनत इतनी ज़्यादा थी कि वह जल्दी ही मिल में हर जगह मौजूद रहने, सब कुछ जानने और सब कुछ सँभालने के लिए मशहूर हो गया। विलियम एक ख़ास इंसान था। वह कभी भी अपनी जर्मन बोलचाल की आदतें नहीं छोड़ पाया और उसकी उल्टी-सीधी अंग्रेज़ी ने उसकी बातों को बहुत असरदार बना दिया। उसकी देख-रेख में यूनियन आयरन मिल्स हमारे बिज़नेस की सबसे फ़ायदेमंद ब्रांच बन गई। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसने खुद को बहुत ज़्यादा थका लिया था और हमने उसे यूरोप की यात्रा पर भेजने का फैसला किया। वह वॉशिंगटन होते हुए न्यूयॉर्क आया। जब वह न्यूयॉर्क में मुझसे मिला, तो उसने कहा कि वह जर्मनी जाने के बजाय पिट्सबर्ग लौटने के लिए ज़्यादा उत्सुक है। वॉशिंगटन स्मारक पर चढ़ते समय उसने सीढ़ियों में और दूसरी पब्लिक बिल्डिंगों में कार्नेगी बीम देखे थे। और जैसा कि उसने कहा, इससे मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं तुरंत वापस जाकर देखना चाहता था कि मिल में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। सुबह जल्दी और रात को अंधेरे में देर तक विलियम मिलों में रहता था। उसकी ज़िंदगी वहीं थी। वह उन पहले नौजवानों में से था जिन्हें हमने पार्टनर बनाया था। और मुझे याद है कि अपनी मौत के समय उस गरीब जर्मन लड़के की इनकम लगभग $50,000 सालाना थी, जिसका हर पैसा उसने कमाया था। उसके बारे में कई कहानियां हैं। साल के बिजनेस का जश्न मनाने के लिए हमारे पार्टनरों के डिनर में हर किसी को छोटी छोटी स्पीच देनी थी। विलियम ने अपनी भाषण का सार इस तरह बताया: हमें जो करना है सज्जनों, वह है कीमतें बढ़ाना और लागत कम करना, और हर आदमी अपने दम पर खड़ा हो। जोरदार, देर तक और बार बार हंसी हुई। कैप्टन इवेंस, फाइटिंग बॉब, एक समय हमारे मिलों में सरकारी इंस्पेक्टर थे। वह बहुत सख्त थे। विलियम कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे और आखिरकार उन्होंने कैप्टन को नाराज कर दिया, जिन्होंने उनके व्यवहार की शिकायत की। हमने विलियम को एक सरकारी अधिकारी को खुश करने का महत्व समझाने की कोशिश की। विलियम का जवाब था, लेकिन वह आता है और मेरे सिगार पीता है। बहादुर कैप्टन। विलियम एक सेंट वाले व्हीलिंग टोबीज का आनंद लेते थे। और फिर वह जाता है और मेरे लोहे को खराब बताता है। आप ऐसे आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन मैं माफी मांगूंगा और कल उसके साथ सही व्यवहार करूंगा। कैप्टन को यकीन दिलाया गया कि विलियम ने उचित सुधार करने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन उन्होंने बाद में हंसते हुए हमें बताया कि विलियम की माफी ये थी: ठीक है कैप्टन, मुझे उम्मीद है कि आप आज सुबह ठीक होंगे। मुझे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है कैप्टन। अपना हाथ बढ़ाते हुए, जिसे कैप्टन ने आखिरकार ले लिया और सब ठीक हो गया। विलियम ने एक बार हमारे पड़ोसी पिट्सबर्ग के अग्रणी स्टील निर्माता जेम्स पार्क को पुराने रेल का एक बड़ा लॉट बेचा, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते थे। मिस्टर पार्क ने उन्हें बहुत खराब गुणवत्ता का पाया। उन्होंने नुकसान के लिए दावा किया और विलियम से कहा गया कि उन्हें मिस्टर फिप्स के साथ मिस्टर पार्क से मिलने और मामला निपटाने जाना होगा। मिस्टर फिप्स मिस्टर पार्क के ऑफिस में गए, जबकि विलियम ने खराब सामग्री की तलाश में काम की जगह का जायजा लिया जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। विलियम अच्छी तरह जानते थे कि कहाँ देखना है। आखिरकार वह ऑफिस में दाखिल हुए और इससे पहले कि मिस्टर पार्क कुछ कह पाते, विलियम ने शुरू किया: मिस्टर पार्क, मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि जो पुरानी रेल मैंने आपको बेची है, वे स्टील के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं वे सभी आपसे वापस खरीद लूंगा। आपके लिए $5 प्रति टन मुनाफा। विलियम अच्छी तरह जानते थे कि उन सभी का इस्तेमाल हो चुका था। मिस्टर पार्क हैरान रह गए और मामला खत्म हो गया। विलियम जीत गए थे। पिट्सबर्ग की मेरी एक विजिट के दौरान विलियम ने मुझसे कहा कि वह मुझे कुछ खास बताना चाहता है, कुछ ऐसा जो वह किसी और को नहीं बता सकता। यह जर्मनी की ट्रिप से लौटने के बाद की बात है। वहां उसे कुछ दिनों के लिए अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त से मिलने के लिए कहा गया था, जो अब
प्रोफ़ेसर बन गया था। ठीक है मिस्टर कार्नेगी, उसकी बहन जो उसका घर सँभालती थी, वह मेरे प्रति बहुत दयालु थी और जब मैं हैम्बर्ग पहुँचा तो मैंने सोचा कि मैं उसे बस एक छोटा-सा तोहफ़ा भेज दूँ। उसने मुझे एक खत लिखा, फिर मैंने उसे एक खत लिखा। उसने मुझे लिखा और मैंने उसे लिखा और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वह मुझसे शादी करेगी? वह बहुत पढ़ी-लिखी थी, लेकिन उसने हाँ लिखा। फिर मैंने उससे न्यूयॉर्क आने के लिए कहा और मैं उससे वहाँ मिला, लेकिन मिस्टर कार्नेगी, वे लोग बिज़नेस और मिलों के बारे में कुछ नहीं जानते। उसके भाई ने मुझे लिखा कि वे चाहते हैं कि मैं फिर से वहाँ जाऊँ और जर्मनी में उससे शादी करूँ और मैं मिलों से फिर से दूर नहीं जा सकता। मैंने सोचा कि मैं बस आपसे इसके बारे में पूछ लूँ। बेशक तुम फिर से जा सकते हो। बिल्कुल सही विलियम, तुम्हें जाना चाहिए। मुझे उसके परिवार वालों के बारे में ये सोचकर अच्छा लगा। तुम तुरंत जाओ और उसे घर ले आओ। मैं इसका इंतज़ाम कर दूँगा। फिर विदा होते समय मैंने कहा, विलियम, मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रेमिका एक खूबसूरत लंबी पीच एंड क्रीम जैसी जर्मन युवती है। ठीक है मिस्टर कार्नेगी, वह थोड़ी मोटी है। अगर मेरे पास उसे चलाने का मौका होता तो मैं उसे बस एक और पास देता। विलियम के सभी इलस्ट्रेशन मिल प्रैक्टिस पर आधारित थे। आज सुबह जून 2020 1912 जब मैं ये कहानी दोबारा पढ़ रहा था तो मुझे ज़ोर से हंसी आ रही थी। लेकिन मैंने ऐसा तब भी किया था जब मैंने पढ़ा था कि हर आदमी को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। मिस्टर फिप्स मिल्स के कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड थे, लेकिन जब हमारा बिजनेस बढ़ाया गया तो उन्हें स्टील बिजनेस के लिए ज़रूरत पड़ी। एक और युवा आदमी विलियम एल एबॉट ने उनकी जगह ली। मिस्टर एबॉट की कहानी कुछ हद तक बोर्न ट्रैगर जैसी ही है। वह हमारे पास एक छोटी सैलरी पर क्लर्क के तौर पर आए और जल्द ही उन्हें आयरन मिल्स के बिजनेस की जिम्मेदारी देकर आगे भेज दिया गया। वह विलियम्स से कम सफल नहीं थे। वह विलियम के बराबर हिस्सेदारी के साथ पार्टनर बन गए और आखिरकार कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। मिस्टर करी ने इस समय तक लूसी फर्नेस के मैनेजमेंट में खुद को साबित कर दिया था और वह पार्टनर्स में शामिल हो गए, दूसरों के साथ बराबर हिस्सा बांटते हुए। बिजनेस को सफल बनाने का कोई ऐसा तरीका नहीं है जो उन लोगों को प्रमोट करने की पॉलिसी का मुकाबला कर सके जो असाधारण सेवा देते हैं। हमने आखिरकार कार्नेगी मैककेंडलेस एंड कंपनी की फर्म को एडगर थॉमसन स्टील कंपनी में बदल दिया और इसमें मेरे भाई और मिस्टर फिप्स को शामिल किया, जिन्होंने शुरू में अपने बहुत ज़्यादा एंटरप्राइजिंग सीनियर के साथ स्टील बिजनेस में जाने से मना कर दिया था। लेकिन जब मैंने उन्हें पहले साल की कमाई दिखाई और उनसे कहा कि अगर वे स्टील में नहीं आए तो वे गलत नाव में होंगे, तो उन दोनों ने दोबारा सोचा और हमारे साथ आ गए। ये उनके लिए और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात थी। मेरा अनुभव रहा है कि अलग-अलग फील्ड से बिना सोचे समझे इकट्ठा किए गए नए लोगों की कोई भी पार्टनरशिप शुरू में बनी हुई एक अच्छी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन साबित नहीं हो सकती। बदलाव की ज़रूरत होती है। हमारी एडगर थॉमसन स्टील कंपनी भी इस नियम का कोई अपवाद नहीं थी। रेल बनाने से पहले ही मिस्टर कोलमैन एक रेलवे अधिकारी के मैनेजमेंट से असंतुष्ट हो गए थे, जो हमारे पास तरीके और काबिलियत के लिए बहुत अच्छी और सही प्रतिष्ठा के साथ आए थे। इसलिए मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ी। मिस्टर कोलमैन की दिलचस्पी थी। हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगा जब हमें पता चला कि उनका फैसला सही था। नया आदमी रेलवे ऑडिटर था और अकाउंट्स में बहुत अच्छा था, लेकिन उससे या किसी भी दूसरे ऑफिस वाले आदमी से ये उम्मीद करना गलत था कि वह मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखेगा और शुरू से ही सफल हो जाएगा। उसके पास इस नए काम के लिए न तो ज्ञान था और न ही ट्रेनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वह एक शानदार ऑडिटर नहीं था। ये हमारी अपनी गलती थी कि हम असंभव की उम्मीद कर रहे थे। मिलें आखिरकार शुरू होने के लिए लगभग तैयार थीं और ऑडिटर द्वारा प्रस्तावित एक संगठन मेरे सामने मंजूरी के लिए रखा गया। मैंने देखा कि उसने काम को दो विभागों में बांट दिया था और एक का कंट्रोल मिस्टर स्टीवेंसन को दिया था, जो एक स्कॉटिश थे जिन्होंने बाद में एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर एक शानदार रिकॉर्ड बनाया, और दूसरे का कंट्रोल मिस्टर जोन्स को दिया था। मुझे यकीन है कि स्टील कंपनी की सफलता पर उस फैसले से ज़्यादा किसी और चीज़ का असर नहीं पड़ा
जो मैंने उस प्रस्ताव पर दिया था। किसी भी हालत में 2 आदमी एक ही काम में बराबर अधिकार के साथ नहीं हो सकते थे। 2 कमांडर इन चीफ वाली सेना, 2 कप्तान वाला जहाज़ एक ही जगह पर 2 आदमियों के कमांड में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ज़्यादा बुरी तरह से नुकसान नहीं उठा सकती, भले ही वे 2 अलग-अलग विभागों में हों। मैंने कहा, "ये नहीं चलेगा। मैं मिस्टर स्टीवेंसन को नहीं जानता, न ही मैं मिस्टर जोन्स को जानता हूँ। लेकिन दोनों में से किसी एक को कैप्टन बनाना होगा और उसे ही अकेले आपको रिपोर्ट करना होगा।" ये फैसला मिस्टर जोन्स के पक्ष में गया और इस तरह हमें दी कैप्टन मिले, जिन्होंने बाद में अपना नाम हर जगह मशहूर किया, जहाँ भी बेसेमर। स्टील का निर्माण होता है। कैप्टन उस समय काफ़ी जवान, दुबले-पतले और फुर्तीले थे। उनकी कदकाठी में भी उनके वेल्श वंश की झलक दिखती थी, क्योंकि वे काफ़ी छोटे कद के थे। वह हमारे पास जॉनसटाउन के पास की फैक्ट्री से $2 प्रतिदिन के मैकेनिक के तौर पर आए थे। हमने जल्द ही देख लिया कि वह एक खास इंसान थे। उनकी हर हरकत से यह पता चलता था। उन्होंने गृहयुद्ध के दौरान एक आम सैनिक के तौर पर स्वेच्छा से काम किया था और उन्होंने खुद को इतनी अच्छी तरह से संभाला कि वह एक कंपनी के कैप्टन बन गए, जो कभी पीछे हटने के लिए नहीं जानी जाती थी। एडगर थॉमसन वर्क्स की सफलता का बहुत सारा श्रेय इस आदमी को जाता है। बाद के सालों में उन्होंने फर्म में हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया, जिससे वह करोड़पति बन सकते थे। मैंने एक दिन उससे कहा कि कुछ नौजवान जिन्हें हिस्सा दिया गया था, वे अब उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं और हमने उसे पार्टनर बनाने के लिए वोट किया है। इसमें कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि हमने हमेशा यह तय किया था कि दिए गए हिस्से की कीमत सिर्फ मुनाफे में से ही दी जाएगी। नहीं, उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे विचार बिजनेस पर चलें। मुझे इन कामों की देखभाल करने में ही काफ़ी परेशानी होती है। अगर आपको लगता है कि मैं इसके लायक हूँ, तो बस मुझे बहुत अच्छी सैलरी दे दो। ठीक है कैप्टन, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की सैलरी तुम्हारी है। यही तो बात है, उस छोटे वेल्शमैन ने कहा। स्टील में हमारे कॉम्पिटिटर शुरू में हमें नज़रअंदाज करने को तैयार थे। अपने खुद के स्टील प्लांट शुरू करने में उन्हें जो दिक्कतें आई थीं, उन्हें देखते हुए वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हम 1 और साल में रेल की पटरी डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाएँगे, और उन्होंने हमें कॉम्पिटिटर के तौर पर पहचानने से मना कर दिया। जब हमने शुरू किया था, तब स्टील रेल की कीमत लगभग $70 प्रति टन थी। हमने अपने एजेंट को देश भर में भेजा और उसे निर्देश दिया कि वह जितनी अच्छी कीमत पर ऑर्डर ले सके, ले। और इससे पहले कि हमारे कॉम्पिटिटर कुछ समझ पाते, हमने बड़ी संख्या में ऑर्डर हासिल कर लिए थे, जो हमें शुरू करने के लिए काफ़ी थे। मशीनरी इतनी परफेक्ट थी, प्लान इतने शानदार थे, कैप्टन जोन्स द्वारा चुने गए आदमी इतने कुशल थे और वह खुद इतना बड़ा मैनेजर था कि हमारी सफलता ज़बरदस्त थी। मुझे लगता है कि मैं एक अनोखी बात रिकॉर्ड पर रख रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि पहले महीने के ऑपरेशन के नतीजे में $11,000 का मुनाफा हुआ। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम इतना परफेक्ट था कि हमें मुनाफे की सही रकम पता थी। हमने अपने आयरन वर्क्स में अनुभव से सीखा था कि सही अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल के हर ट्रांसफ़र को चेक करने के लिए क्लर्क रखने से ज़्यादा फ़ायदेमंद कुछ नहीं है। स्टील में नया वेंचर इतनी अच्छी तरह से शुरू होने के बाद मैंने छुट्टी लेने के बारे में सोचना शुरू किया और दुनिया घूमने का मेरा लंबे समय से चाहा गया मकसद सामने आया। मिस्टर JW वैंडेवोर्ट, वैंडी और मैं उसी हिसाब से 1878 के पतझड़ में निकल पड़े। मैं अपने साथ पेंसिल से लिखने के लिए कई पैड ले गया और रोज़ कुछ नोट्स बनाने लगा। मेरा कोई किताब पब्लिश करने का इरादा नहीं था, लेकिन सोचा शायद मैं अपने नोट्स की कुछ कॉपी प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए प्रिंट करवा लूं। जब कोई पहली बार अपनी बातें छपी हुई किताब के रूप में देखता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जब प्रिंटर से पैकेज आया तो मैंने किताब दोबारा पढ़ी और यह तय करने की कोशिश की कि क्या दोस्तों को कॉपी भेजना सही रहेगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुल मिलाकर ऐसा करना ही सबसे अच्छा होगा और नतीजे का इंतजार करना चाहिए। अपने दोस्तों के लिए किताब लिखने वाले लेखक को खराब रिस्पॉन्स की उम्मीद करने का
कोई कारण नहीं होता, लेकिन हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि किताब की हल्की-फुल्की तारीफ़ करके उसे खराब कर दिया जाएगा। हालाँकि मेरे मामले में रिस्पॉन्स उम्मीद से ज़्यादा अच्छे थे और ऐसे थे कि मुझे यकीन हो गया कि लिखने वालों ने सच में किताब का आनंद लिया था, या कम से कम उन्होंने जो कहा था, उसका कुछ हिस्सा तो सच था। हर लेखक मीठी बातों पर यकीन करने लगता है। सबसे पहले जो चिट्ठियाँ आईं, उनमें से एक एंथनी ड्रेक्सेल की थी, जो फिलाडेल्फिया के बड़े बैंकर थे। उन्होंने शिकायत की थी कि मैंने उनकी कई घंटे की नींद खराब कर दी। किताब शुरू करने के बाद वह उसे नीचे नहीं रख पाए और खत्म करने के बाद सुबह 2 बजे सोए। इसी तरह की कई चिट्ठियाँ मिलीं। मुझे याद है कि सेंट्रल पैसिफिक रेलवे के प्रेसिडेंट मिस्टर हंटिंगटन एक सुबह मुझसे मिले और कहा कि वह मेरी बहुत तारीफ करने वाले हैं। वह क्या है? मैंने पूछा। अरे, मैंने तुम्हारी किताब शुरू से आखिर तक पढ़ी। ठीक है, मैंने कहा, ये इतनी बड़ी तारीफ नहीं है। हमारे दूसरे दोस्तों ने भी ऐसा किया है। अरे हाँ, लेकिन शायद तुम्हारे दोस्तों में से कोई भी मेरे जैसा नहीं है। मैंने सालों से कोई किताब नहीं पढ़ी है, सिवाय अपनी लेज़र के, और मेरा तुम्हारी किताब पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने इसे शुरू किया, तो मैं इसे नीचे नहीं रख पाया। मेरी लेज़र ही एकमात्र किताब है जिसे मैंने 5 सालों में पूरा पढ़ा है। मैं अपने दोस्तों की कही सारी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन दूसरों को जिन्होंने उनसे किताब ली थी, उन्हें वह पसंद आई और मैं कुछ महीनों तक नशे वाली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खतरनाक रूप से नुकसानदायक नहीं, चापलूसी में रहा। किताब के कई एडिशन कॉपी की मांग को पूरा करने के लिए छापे गए। इसके कुछ नोटिस और अंश अखबारों में छपे और आखिरकार चार्ल्स स्क्रिबनर सन्स ने इसे बाजार के लिए पब्लिश करने को कहा। तो राउंड वर्ल्ड 96 जनता के सामने आई और मैं आखिरकार एक लेखक बन गया। इस यात्रा से मेरे लिए एक नया क्षितिज खुल गया। इसने मेरे बौद्धिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। स्पेंसर और डार्विन उस समय बहुत मशहूर थे और मुझे उनके काम में गहरी दिलचस्पी हो गई थी। मैंने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को विकासवादी के दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। चीन में मैंने कन्फ्यूशियस को पढ़ा, भारत में बुद्ध और हिंदुओं की पवित्र किताबें, बॉम्बे में पारसियों के बीच मैंने ज़ोरोस्टर का अध्ययन किया। मेरी यात्रा का परिणाम एक निश्चित मानसिक शांति लाना था। जहाँ पहले अराजकता थी, वहाँ अब व्यवस्था थी। मेरा मन शांत था। आखिरकार मुझे एक फ़िलॉसफ़ी मिल गई। क्राइस्ट के शब्द स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है, मेरे लिए उनका एक नया मतलब था। न तो अतीत में और न ही भविष्य में, बल्कि अब। और यही स्वर्ग हमारे अंदर है। हमारे सभी कर्तव्य इसी दुनिया में और वर्तमान में है, और अधीर होकर उस चीज़ में झांकने की कोशिश करना जो परे है, उतना ही व्यर्थ है जितना कि बेकार। धर्मशास्त्र के सभी अवशेष जिनमें मैं पैदा हुआ और पला बड़ा था, वे सभी छाप जो स्वीडनबर्ग ने मुझ पर छोड़ी थी, अब मुझ पर असर डालना या मेरे विचारों पर हावी होना बंद कर दिया। मैंने पाया कि किसी भी राष्ट्र के पास उस रहस्योद्घाटन में पूरी सच्चाई नहीं है जिसे वह दिव्य मानता है, और कोई भी जनजाति इतनी नीची नहीं है कि उसे कुछ सच्चाई के बिना छोड़ दिया जाए। कि हर जाति का अपना महान शिक्षक रहा है। बुद्ध एक के लिए, कन्फ्यूशियस दूसरे के लिए, ज़ोरोस्टर तीसरे के लिए, क्राइस्ट चौथे के लिए। मैंने इन सभी की शिक्षाओं को नैतिक रूप से समान पाया ताकि मैं मैथ्यू अर्नोल्ड के साथ कह सकूं, जिसे मैं दोस्त कहने पर बहुत गर्व महसूस करता था। मनुष्य के बच्चों, वह अनदेखी शक्ति जिसकी आंख हमेशा मानवता का साथ देती है, उसने कभी किसी धर्म को तिरस्कार से नहीं देखा जिसे मनुष्यों ने कभी पाया हो। किसने कमजोर इच्छा शक्ति वालों को यह नहीं सिखाया कि वे कितना कर सकते हैं? कौन सूखे दिल में बारिश की तरह नहीं गिरा? किसने डूबे हुए, खुद से थके हुए आदमी से यह नहीं कहा, तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा? एडविन अर्नोल्ड की द लाइट ऑन एशिया इसी समय आई और मुझे हाल ही में पढ़ी गई किसी भी समान काव्य रचना से ज्यादा खुशी दी। मैं अभी अभी भारत में था और किताब मुझे फिर से वहीं ले गई। मेरी इसकी सराहना
लेखक के कानों तक पहुंची और बाद में लंदन में उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने मुझे किताब की मूल पांडुलिपि भेंट की। यह मेरे सबसे कीमती खजानों में से एक है। हर व्यक्ति जो कर सकता है, भले ही बलिदान देकर दुनिया भर की यात्रा करे, इसकी तुलना में अन्य सभी यात्राएं अधूरी लगती हैं। हमें पूरी चीज के हिस्सों की केवल अस्पष्ट छाप देती हैं। जब चक्र पूरा हो जाता है तो आपको लौटने पर लगता है कि आपने बेशक केवल मोटे तौर पर वह सब कुछ देख लिया है जो देखने लायक है। सभी हिस्से एक सममित पूरे में फिट हो जाते हैं और आप देखते हैं मानवता जहां भी इसे रखा जाता है वह एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपनी नियति को पूरा कर रही है। दुनिया का यात्री जो विभिन्न धर्मों की बाइबिल का ध्यान से अध्ययन करता है, पूर्व के धर्मों का अध्ययन करेगा, उसे इसका अच्छा फल मिलेगा। निष्कर्ष यह निकलेगा कि हर देश के निवासी अपने धर्म को सबसे अच्छा मानते हैं। वे खुश होते हैं कि उनका भाग्य वही है और उन कम भाग्यशाली लोगों पर दया करते हैं जिन्हें उनकी पवित्र सीमाओं से परे रहने के लिए मजबूर किया गया है। सभी राष्ट्रों के लोग आमतौर पर खुश रहते हैं। हर कोई निश्चित है कि पूरब हो या पश्चिम, घर सबसे अच्छा है। हमारी दुनिया भर की यात्रा से इसके दो उदाहरण देखे जा सकते हैं। सिंगापुर के पास जंगल में टैपियोका मजदूरों से मिलते समय हमने उन्हें व्यस्त पाया। बच्चे बिल्कुल नंगे दौड़ रहे थे। माता पिता आमतौर पर ढीले ढाले कपड़ों में थे। हमारे दल ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। हमने अपने गाइड से लोगों को बताने के लिए कहा कि हम एक ऐसे देश से आए हैं जहाँ हमारे सामने ऐसे तालाब का पानी साल के इस मौसम में जम जाता है और हम उस पर चल सकते हैं, और कभी कभी यह इतना कठोर हो जाता है कि घोड़े और गाड़ियां बर्फ पर चौड़ी नदियां पार कर जाती हैं। वे हैरान हुए और पूछा कि हम वहां आकर उनके साथ क्यों नहीं रहते। वे सच में बहुत खुश थे। फिर से नॉर्थ केप के रास्ते में हम लैपलैंडर्स के एक 12 सिंगा शिविर में गए। जहाज से एक नाविक को दल के साथ जाने के लिए नियुक्त किया गया था। मैं उसके साथ घर की ओर चला और जैसे ही हम फ्योर्ड के पास पहुंचे, नीचे और सामने के किनारे की ओर देखते हुए हमने कुछ बिखरी हुई झोपड़ियां और एक दो मंजिला घर बनते हुए देखा। वह नई इमारत किस लिए है, हमने पूछा। वह ट्रॉम्सो में पैदा हुए एक आदमी का घर बनने वाला है जिसने बहुत पैसा कमाया है और अब अपने दिन बिताने के लिए वापस आ गया है। वह बहुत अमीर है। आपने मुझे बताया कि आपने पूरी दुनिया की यात्रा की है। आपने लंदन, न्यूयॉर्क, कोलकाता, मेलबर्न और अन्य जगहें देखी हैं। अगर आपने उस आदमी की तरह दौलत कमाई होती तो बुढ़ापे में आप किस जगह को अपना घर बनाते? जब उसने कहा तो उसकी आंखें चमक उठी। ट्रोम्सो जैसी कोई जगह नहीं है। ये आर्कटिक सर्कल में है। 6 महीने रात रहती है, लेकिन उसका जन्म ट्रोम्सो में हुआ था। घर, प्यारा प्यारा घर, जीवन की स्थितियों या प्रकृति के नियमों में जिनमें से कुछ हमें दोषपूर्ण लगते हैं, कुछ स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और निर्दयी लगते हैं। कई ऐसे हैं जो हमें अपनी सुंदरता और मिठास से चकित करते हैं। घर के प्रति प्रेम, चाहे उसका स्वरूप या स्थान कुछ भी हो, निश्चित रूप से इनमें से एक है। और यह जानकर कितनी खुशी होती है कि सर्वोच्च सत्ता ने रहस्योद्घाटन को किसी एक जाति या राष्ट्र तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हर जाति के पास उसके विकास के वर्तमान चरण के लिए सबसे उपयुक्त संदेश है। अज्ञात शक्ति ने किसी की उपेक्षा नहीं की है।